हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर्वम स्टडीज। दिस इज सिफत सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप की टाइमलाइन के बारे में। इसमें हम इस चैप्टर के चारों पार्ट की इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत सारे बच्चों को खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि हिस्ट्री में डेट्स करनी होती हैं, टर्म समझने होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के रोल को समझना पड़ता है। तो काश कोई वीडियो होती जहां पर इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक ही जगह पर देख सकते, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर पूरे यूरोप में 19वीं सदी में नेशनल फीलिंग में आए उछाल को कवर करता है। इस चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स, नेशनल फीलिंग के प्रसार और कई मूवमेंट्स और रिवॉल्ट्स पर चर्चा की गई है। इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में मेज़ेनी और बिस्मार्क जैसे लीडर्स ने जो इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए थे उनके बारे में बताया गया है। इस पीरियड में कल्चरल और पॉलिटिकल चेंज को भी इस चैप्टर में बताया गया है क्योंकि यही कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस नेशन स्टेट्स की स्थापना और मल्टी इथनिक एम्पायर्स के डाउनफॉल का रीज़न बने। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 के चारों सेक्शन की इंपॉर्टेंट डेट्स, टर्म्स, पर्सनालिटीज एंड फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस सेक्शन की इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखिए जहां जहां जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं सर्किल कर दूंगा, तो आप उनको बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना। हमारा जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, तीसरा नेशन स्टेट्स और चौथा विजुअलाइजिंग द नेशन। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सेक्शन को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को करेंगे। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटाली, स्टार्ट ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स। 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में आक्रमण कर दिया और इसी के साथ नेपोलियन के द्वारा चलने वाली लंबी युद्धों का सिलसिला शुरू हो गया। 1799 नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन 1799 ईस्वी में नेपोलियन का राजा बन गया। 1804 इंट्रोडक्शन ऑफ नेपोलियनिक कोड, 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड को पेश किया। 1807 बर्थ ऑफ मेज़ेनी इन जेनोवा। 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय यूरोपियन पावर्स, वियना पीस सेटलमेंट टेक्स प्लेस। ये वाली डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस डेट में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। पहला 1815 ईस्वी में नेपोलियन को यूरोपियन पावर्स ने वाटरलू के मैदान में हरा दिया और दूसरा इसी साल वियना पीस सेटलमेंट का व्यवस्था किया गया। 1821 ग्रीक स्ट्राइफ फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड और ग्रीक स्ट्रफल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड, यानी ग्रीक ने स्वतंत्रता संघर्ष स्टार्ट कर दिया। 1831 मैज़ेनी सेंट टू एग्जाइल फॉर ट्राइंग ए रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। 1831 ईस्वी में मेज़ेनी को देश से निकाल दिया गया। उसके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने लिगुरिया में एक क्रांति लाने का प्रयास किया है। इस सेक्शन में आपको 8 इंपॉर्टेंट डेट्स करनी है, जिसमें से 1799 वाली डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1804 वाली डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 1815 वाली डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक डेट 1821 वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला टर्म है नेशनलिज्म, ए फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लव फॉर कंट्री, इट्स कल्चर एंड इट्स हिस्ट्री। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने अंदर एक प्राइड की भावना होना, एक प्यार की भावना होना, अपने देश के लिए प्यार और प्रेम की भावना होना, साथ ही साथ इस देश के कल्चर और इस देश के इतिहास के प्रति भी प्रेम और प्राइड की भावना, घमंड की भावना, गर्व की भावना होना। दूसरा टर्म है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। ए मिडिवल सोशल सिस्टम ऑफ यूरोप वेयर लॉर्ड्स गेव लैंड टू नाइट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी। ये मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें यूरोप के बड़े बड़े लॉर्ड अपनी जमीनों को अपने से छोटे नाइट्स को दे देते थे। नाइट्स उनकी जमीनों पर खेती करवाते थे और उससे लाभ कमाते थे। बदले में वो आवश्यकता पड़ने पर अपने लॉर्ड्स को प्रोटेक्शन और लॉयल्टी का वादा करते थे।
तीसरा टर्म है रिनेसा, इंपॉर्टेंट टर्म है, रीबर्थ ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स इन द 14th to 16th सेंचुरीज। रिनेसा को हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण। इसका मतलब होता है यूरोपियन आर्ट और लिटरेचर का दोबारा से पुनर्जन्म होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल, यानी क्लासिकल मॉडल के प्रभाव के अंदर यूरोपियन कला और साहित्य का पुनर्जन्म होना। और ये कब हुआ? ये हुआ था 14 से 16 सेंचुरी के बीच में। अगला टर्म है लिबरलिज्म, ए फिलोसॉफी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। लिबरलिज्म एक टर्म है, एक फिलॉसफी है जो 3 बातों के ऊपर बेस्ड है। पहला है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, दूसरा इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने सबका बराबर होना, एंड कंसेंट ऑफ द पीपल यानी जनता की मंजूरी होना, जनता का स्वीकार होना। अगला टर्म है नेशन स्टेट, ए कंट्री वेयर पीपल शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। नेशन स्टेट को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राज्य, एक ऐसा देश जहां के लोगों की आइडेंटिटी यानी पहचान, हिस्ट्री यानी इतिहास, एंड कल्चर यानी उनकी सभ्यता संस्कृति कॉमन हो, एक जैसी हो। आगे चलते हैं, इसमें अगला टर्म है सोशल रिपब्लिक्स। सोशल रिपब्लिक्स का मतलब होता है ए सॉवरेन स्टेट constitutionally dedicated for the establishment of socialism। सोशल रिपब्लिक एक सॉवरेन यानी संप्रभु स्टेट होता है, राज्य होता है, देश होता है जो कानूनी रूप से पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है सोशलिज्म की स्थापना के लिए। अगला टर्म है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। मोस्ट फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस नारा था। मेन एंड वीमेन आर बोर्न फ्री एंड आर इक्वल इन राइट्स। इस नारे के अनुसार तमाम मर्द और औरत आजाद पैदा होते हैं और उनको इक्वल राइट्स प्राप्त होते हैं। दे आर ट्रीटेड एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक देश के अंदर रहने वाले सभी मर्द और औरत आपस में भाई बहन हैं, यूनाइटेड एज ए नेशन, और एक नेशन के रूप में, एक कंट्री के रूप में यूनाइटेड है। अगला टर्म है एब्सोल्यूट मोनार्की, ए मोनार्की इन विच ए किंग और क्वीन होल्ड्स द टोटल कंट्रोल। एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसी मोनार्की होती है जिसमें कोई राजा या किसी रानी के हाथ में सारा पावर सेंट्रलाइज्ड होता है, उसकी मर्जी से ही शासन चलता है, उसकी विल, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी ही शासन होती है। अगला टर्म है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट टर्म है, ए ग्रेट अपराइजिंग इन फ्रांस अगेंस्ट द मोनार्की फ्रॉम 1789 to 1799 which finally established France as a republic। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी। ये एक ग्रेट अपराइजिंग थी, ये एक महान विद्रोह था जिसमें राजा के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। लेकिन ये पूरा प्रोसेस एक दिन का नहीं था, ये स्टार्ट हुआ 1789 में और ये प्रोसेस 1799 तक चलता रहा और फाइनली फ्रांस जो मोनार्की था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया एक रिपब्लिक में, एक गणतंत्र में। नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ए सिस्टम वेयर ए किंग और क्वीन रेन्स बट शेयर्स पावर विथ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसी मोनार्की है, एक ऐसा राजतंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जहां राजा या रानी शासन तो करते हैं लेकिन वो अपना पावर शेयर करते हैं एक चुनी हुई गवर्नमेंट के साथ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ अपना पावर शेयर करते हैं। अगला टर्म है ला पैट्री, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका ध्यान रखिएगा। फ्रेंच टर्म है, ए फ्रेंच टर्म यूज्ड फॉर फादरलैंड और होम कंट्री। ला पैट्री एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है फादरलैंड या होम कंट्री, अपना देश। अगला टर्म भी फ्रेंच टर्म है, ला सिटोयेन, ए फ्रेंच टर्म यूज्ड फॉर सिटीजन ऑफ ए कंट्री। फ्रेंच टर्म है जो किसी देश के नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए फ्रेंच भाषा में प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट टर्म है नेपोलियनिक कोड। इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसका ध्यान रखिएगा। ए सेट ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन 1804 1804 that established equality before the law and brought order after the French Revolution। नेपोलियनिक कोड 1804 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा प्रकाशित किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये सेट ऑफ लॉ है, इसमें ढेर सारे लॉज हैं, कानून हैं। इसके द्वारा कानून के सामने इक्वलिटी एस्टैब्लिश की गई, यानी तमाम मर्द और औरत कानून के सामने बराबर हो गए। एंड ब्रॉट ऑर्डर आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पूरे फ्रांस में उथल पुथल मची थी उसको इसने दूर किया और पूरे फ्रांस में शांति और पीस स्थापित की, व्यवस्था और ऑर्डर स्थापित की। आगे चलते हैं हम लोग अगले टर्म पर, कंजर्वेटिज्म। ए फिलॉसफी विच प्रीफर्स ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड स्लो केयरफुल चेंज इन सोसाइटी। कंजर्वेटिज्म एक फिलॉसफी है जो प्रीफर करती है ट्रेडिशनल वैल्यू को, पुराने वैल्यूज को, एंड स्लो केयरफुल चेंज इन सोसाइटी। साथ ही साथ ये चाहती है कि सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज हो, केयरफुल तरीके से चेंज हो, अचानक और तेजी से सोसाइटी में कोई चेंज ना किया जाए। इस पूरे थिंकिंग को, इस पूरे फिलॉसफी को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे इस सेक्शन की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेडरिक सोरियो के बारे में। A French artist famous for a series of 4 paintings prepared in 1848. These paintings visualize the dream of democracy and social republics। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। वो अपनी 4 पेंटिंग की सीरीज के लिए बहुत ही फेमस है। ये पेंटिंग उसने 1848 में 1848 ईस्वी में तैयार की थी। दीज पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग्स थी, इसमें विजुअलाइज किया गया था, इसमें फ्रेडरिक सोरियो ने अपने सपने को दिखाया था। इसमें उसका सपना था द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी। इस पेंटिंग में उसका सपना, उसका ड्रीम विजुअलाइज किया गया था। यह ड्रीम था डेमोक्रेसी का और सोशल रिपब्लिक का, यानी फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी 4 पेंटिंग के सीरीज में डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक के सपने को दिखाया था। इस सेक्शन की दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है नेपोलियन। ए फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर, रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815, फेमस फॉर हिज वॉर्स एंड नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन कौन था? एक फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था। फ्रांस का एक मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था। इसने फ्रांस के ऊपर शासन किया 1799 से लेकर के 1815 तक। 1815 में वो वाटरलू की वार में यूरोपियन पावर से हार गया। उसके बाद उसका शासन फ्रांस से समाप्त हो गया। फेमस फॉर हिज वार्स, ये अपने युद्धों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ नेपोलियनिक कोड के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है इस सेक्शन की इंपॉर्टेंट, वो है जिसेपी मेज़िनी। ए फेमस इटालियन रिवॉल्यूशनरी बोर्न इन 1805 इन जिनेवा, पार्ट ऑफ ए सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड कार्बोनेरी, फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज कॉल्ड यंग इटाली इन मार्सिलेस एंड यंग यूरोप इन बर्न। जिसेपे मेज़िनी एक फेमस इटालियन क्रांतिकारी था। 1805 ईस्वी में ये जेनोवा में पैदा हुआ। ये कार्बोनारी नाम की एक गुप्त संस्था का मेंबर था। इसने भी 2 गुप्त संस्थाएं कायम की थी, स्थापित की थी। एक का नाम था यंग इटाली, जो इसने मार्सेलेस में स्थापित की, और दूसरी जो इसने गुप्त संस्था बनाई, जो सेक्रेट सोसाइटी बनाई, उसका नाम था यंग यूरोप, और ये इसने बर्न में स्थापित की थी। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज 3 थी, फ्रेडरिक सोरियो, नेपोलियन और जिसेपे मेज़िनी। इस सेक्शन की तीनों को हमने पढ़ लिया। अब आते हैं इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दोनों को ध्यान से देख लीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज मेनली कॉज्ड ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस। इट स्टार्टेड विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेन कारण था, बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन जो मेन रीजन था वो था फाइनेंशियल क्राइसिस। फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया था, आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इट स्टार्टेड विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल। फ्रांस की जनता ने बास्टाइल की जेल के ऊपर हमला कर दिया
ऑन 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को, और इसी के साथ पूरे फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्रांति का बिगुल बज गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस सेक्शन का है वो है नेपोलियन वाज एक्साइल्ड टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना इन द साउथ अटलांटिक ओशन इन अक्टूबर 1815। ही डाइड देयर ऑन मई 1821 एट द एज ऑफ 51 ईयर्स। जब 1815 की लड़ाई में नेपोलियन हार गया तो उसको सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया, जबरदस्ती निर्वासित कर दिया गया। सेंट हेलेना का जो आइलैंड है वो साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है, वहां इसको अक्टूबर 1815 ईस्वी में भेज दिया गया। ये जब तक जिंदा रहा उसके बाद वहीं रहा, और मई 1821 ईस्वी में अपने मरने तक, जब वो 51 साल का था, उसकी मृत्यु हुई, उसकी मौत हुई, और उसकी मौत सेंट हेलेना के इसी सुनसान द्वीप में आइलैंड में हुई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। इसमें आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 डेट्स पढ़नी है। सबसे पहली डेट है 1830, रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप। 1830 में फिर से रिवॉल्यूशन हुई, क्रांति हुई फ्रांस में, और इस दौरान पूरे यूरोप में एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा है 1832, ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, इसका ध्यान रखिएगा। 1832 में ग्रीस ओटोमन साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। 1834 ज़ॉल्वेरिन फॉर्म्ड इन प्रूशिया। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। प्रूशिया में ज़ॉल्वेरिन नाम की एक गिल्ड का, एक व्यापारियों की संस्था का, एक टैक्स ग्रुप की स्थापना की गई। 1848 रिवॉल्यूशन इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। 1848 ईस्वी में यूरोप के कई देशों में रिवॉल्यूशन हो गई। अब आते हैं हम लोग इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म इसमें आता है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर का क्यों आया? क्योंकि इसी में हमने अभी पढ़ा ग्रीस के इंडिपेंडेंस के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा दिनों तक स्थापित रहने वाला ये एक बड़ा और पावरफुल एम्पायर था, साम्राज्य था। सेकंड है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीक का स्वतंत्रता संग्राम। वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक पीपल टू मेक ग्रीस फ्री फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। ग्रीस के लोगों ने ओटोमन एम्पायर से अलग होकर एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट देश बनाने के लिए वहां के लोगों ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई, स्वतंत्रता का संग्राम, आजादी की लड़ाई स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट टर्म है इस सेक्शन का रोमांटिसिज्म। ए कल्चरल मूवमेंट स्टार्टेड टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन कल्चरल पास्ट एंड हेरिटेज। रोमांटिसिज्म का मतलब जो आप लोग समझ रहे हैं लव, प्यार, मोहब्बत, ये नहीं है। यहां पर रोमांटिसिज्म का मतलब है एक कल्चरल मूवमेंट था, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ये जो स्टार्ट हुआ था एक सेंस को डेवलप करने के लिए। और सेंस कौन सा था? कॉमन कल्चरल पास्ट एंड हेरिटेज, यानी इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि हमारा कल्चरल पास्ट और हमारा हेरिटेज दोनों कॉमन है, इसलिए हम लोग सभी एक हैं। इस सेक्शन में सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने, ओनली वन फैक्ट्स। रोमांटिसिज्म फॉलोड इंडिविजुअल इमेजिनेशन टू सर्च फॉर राइट्स एंड लिबर्टी। ये जो रोमांटिसिज्म का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसका असल मतलब क्या था? इसके जरिए ये था कि कोई भी आदमी इमेजिन करे, सोचे, और अपने राइट्स के लिए और अपने लिबर्टी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और अपने अधिकारों के लिए प्रयास करे, कोशिश करे, ट्राई करे। इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन है नेशन स्टेट्स। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोगों को सबसे पहले देखना है 1707 एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड के संसद में और स्कॉटलैंड की संसद में एक कानून पास किया गया। उस कानून का नाम रखा गया एक्ट ऑफ यूनियन, और इस कानून की मदद से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों आपस में मिलकर के एक देश बन गए। पहले स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों अलग अलग देश थे। सेकंड डेट है 1801 आयरलैंड वाज फोर्सिबली एनेक्स्ड इन यूनाइटेड किंगडम। 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ने, यानी इंग्लैंड ने जबरदस्ती आयरलैंड को अपने अंदर मिला लिया और अपना एक हिस्सा घोषित कर दिया। 1848
मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू जर्मन नेशन। 1848 ईस्वी में जर्मनी का जो मिडिल क्लास था उसने ये कोशिश की कि जर्मन कन्फेडरेशन में जितने भी छोटे बड़े स्टेट्स हैं वो सब आपस में मिल जाएं और मिल करके एक जर्मनी देश, एक जर्मन नेशन बन जाए। 1855 सार्डिनिया ज्वाइंड द क्रीमियन वार विथ ब्रिटेन एंड फ्रांस। सार्डिनिया इटली का एक पावरफुल स्टेट था। उस टाइम इटली यूनाइटेड नहीं हुआ था, उसने क्रीमियन वार ज्वाइन किया। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिल करके इसने भी क्रीमिया की लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट डेट है 1858। कैवूर फॉर्म्ड एन अलायंस विथ फ्रांस। 1858 में कैवूर ने फ्रांस के साथ दोस्ती का समझौता कर लिया और एक ग्रुप बना लिया। 1859 सार्डिनिया पीडमोंट formed alliance with France and defeated Austria। सार्डिनिया पीडमोंट ने फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली, एक ग्रुप बनाया और उसके बाद फ्रांस और इधर सार्डिनिया पीडमोंट दोनों ने मिलकर के ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर दिया और लड़ाई में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। क्योंकि इटली के यूनिफिकेशन में, साथ ही साथ जर्मनी के यूनिफिकेशन में, दोनों के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई देश था तो वो था ऑस्ट्रिया। अगली इंपॉर्टेंट डेट है 1860। सार्डिनिया पीडमोंट ड्रोव स्पेनिश रूलर्स फ्रॉम साउथ इटाली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज का जो राजा था वो स्पेनिश था, स्पेन का था। साथ ही साथ साउथ इटाली का भी जो राजा था वो भी स्पेन का था, स्पेनिश था। तो सार्डिनिया पीडमोंट ने वहां आक्रमण कर दिया और दोनों जगह से स्पेनिश राजा को खदेड़ दिया, भगा दिया और इन दोनों स्पेनिश राजाओं को गद्दी छोड़कर वहां से भागना पड़ा। 1861 विक्टर इमैनुएल II was declared the king of United Italy and Rome was declared इट्स कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो विक्टर इमैनुएल II को यूनाइटेड इटली का, संगठित इटली का, एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और रोम को इस यूनाइटेड इटली का कैपिटल घोषित किया और आज तक रोम इस यूनाइटेड इटली का कैपिटल है। 1871 विलियम I was declared the जर्मन एम्पेरर। 1871 ईस्वी में विलियम I को यूनाइटेड जर्मनी का राजा घोषित किया गया। इससे आपको एक बात पता चल गई कि इटली का यूनिफिकेशन पहले कंप्लीट हुआ और उसके 10 साल के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। आपको यहां पर देखना जितनी डेट्स हैं उनमें आपस में एक लिंक है, आपको इसको उसी लिंक के हिसाब से समझने की कोशिश करना है और याद रखने की कोशिश करना है। अब हम लोग करेंगे इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ने का काम और समझने का काम। पहला है नेशन स्टेट। ए नेशन स्टेट इज अ कंट्री वेयर पीपुल शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट एक ऐसा देश होता है जहां के लोगों की आइडेंटिटी कॉमन होती है और वहां उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है। प्रूशिया, ए पावरफुल जर्मन किंगडम फ्रॉम द 700s to the 1800s, it became part of a united Germany in 1871। प्रूशिया क्या था? जर्मन उस टाइम टुकड़ों में बटे हुए थे, जर्मनी देश टुकड़ों में बटा हुआ था। उसी टुकड़ों में बटे हुए राज्यों में से एक पावरफुल राज्य था, स्टेट था प्रूशिया। 1700 से लेकर के 1800 तक यानी लगभग में 100 साल तक ये स्टैब्लिश रहा। लेकिन जब 1871 ईस्वी में पूरा जर्मनी यूनाइटेड हो गया तो प्रूशिया भी उस यूनाइटेड जर्मनी में शामिल हो गया। अगला टर्म है जंकर्स। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पावरफुल नोबिलिटी हु ओन्ड लार्ज स्टेट्स इन प्रूशिया। प्रूशिया में जो जमींदार लोग थे, बड़े बड़े पावरफुल नवाब लोग थे जिनके पास जमीनें थी बहुत बड़ी बड़ी, जायदाद थी बहुत बड़ी बड़ी, उन्हीं को हम लोग कहते हैं जंकर्स। द एक्ट ऑफ यूनियन
an agreement joining Scotland and Britain into the United Kingdom of Great Britain in 1707. एक्ट ऑफ यूनियन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये 1707 ईस्वी में पास हुआ था। ये एक समझौता था किनके बीच में, इंग्लैंड के बीच में और स्कॉटलैंड के बीच में। दोनों की संसद ने, पार्लियामेंट ने मिल करके इस पे समझौता किया और इस कानून पे सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करने के बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन दोनों आपस में मिल गए और उनका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन से नाम बदलकर अब इनका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है द यूनियन जैक, नेशनल फ्लैग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जिस तरह से हमारे देश के नेशनल फ्लैग को ट्राई कलर या तिरंगा कहते हैं, उसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन के नेशनल फ्लैग को यूनियन जैक कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस सेक्शन की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विक्टर इमैनुएल सेकंड, फर्स्ट किंग ऑफ द यूनाइटेड इटाली। ही वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द फादरलैंड। जब पूरे इटाली के टुकड़े आपस में मिल गए और एक यूनाइटेड इटली देश बन गया, तो उसका जो सबसे पहला राजा बना वो था विक्टर इमैनुएल सेकंड। उसका एक नाम और था जो उसका निकनेम था, वो नाम था फादर ऑफ द फादरलैंड, यानी मातृभूमि का पिता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में हम लोग जानते हैं काउंट कावूर। ठीक है, तो ये जो था इटली के यूनिफिकेशन का पूरा आर्किटेक्ट यही था। चीफ मिनिस्टर ऑफ पीडमोंट हु प्लेड ए की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काउंट कावूर पीडमोंट का चीफ मिनिस्टर था और यूनिफिकेशन के ऑफ इटली में, यानी इटली के यूनिफिकेशन में इसने बहुत ही की रोल निभाया। नेक्स्ट पर्सनालिटी है ओटो वॉन बिस्मार्क, a powerful Prussian statesman who helped unify most German states into the German Empire in 1871, nicknamed the Iron Chancellor and followed the policy of blood and iron. जिस तरह से इटली के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट काउंट कावूर था, उसी तरह से पूरे जर्मनी के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट ओटो वॉन बिस्मार्क था। इसी ने सेक्रेट ट्रीटीज की शुरुआत की थी यूरोप में। ये प्रूशिया का बहुत ही पावरफुल चांसलर था, चीफ मिनिस्टर था। उसने जर्मन के सारे स्टेट्स को आपस में मिला करके 1871 में एक जर्मन एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। इसको आयरन चांसलर के नाम से भी याद किया जाता है। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया, यानी रक्त एवं लोहे की पॉलिसी को फॉलो किया। नेक्स्ट है इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी काइजर विलियम फर्स्ट, किंग ऑफ प्रूशिया, who became the first emperor of the German Empire in 1871. काइजर विलियम वन, जो कि असल में प्रूशिया का राजा था, लेकिन जब सारे राज्य जर्मन एम्पायर के सारे टुकड़े आपस में मिल गए और वह मिलने के बाद एक जर्मनी देश बन गए, उस जर्मनी देश के, उस यूनाइटेड जर्मनी का जो सबसे पहला राजा बना वो था काइजर विलियम वन। वो 1871 ईस्वी में जर्मन एम्पायर का राजा बना। यहाँ पर आपके लिए तीन पर्सनालिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंट कावूर, ओटो वॉन बिस्मार्क और काइजर विलियम वन। अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पर। इस लास्ट सेक्शन का नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, बट इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, तो हम लोग उन्हीं को करेंगे। यानी हम लोगों ने देख लिया कि शुरू के 3 पार्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लेकिन इस सेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। ये आपके लिए थोड़ी सी सुकून की बात है, राहत की बात है। फीमेल एलिगोरीज, इमेजिनरी वीमेन टू रिप्रेजेंट द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। फीमेल एलिगोरीज क्या थी? ये एक प्रतीक था, एक कल्पना थी, एक काल्पनिक औरतों की तस्वीरें बनाई जाती थी, जिसकी मदद से 19th सेंचुरी में देश को दिखाया जाता था। अगला टर्म है एलिगोरी, यानी प्रतीक, यानी कल्पना। ए स्टोरी दैट टीचेस ए लेसन बाय यूजिंग कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स दैट हैव ए हिडन मीनिंग। एलिगोरी एक कहानी होती है, एक कल्पना होती है जो हमें सिखाती है, जो टीच करती है, एक लेसन टीच करती है बाय यूजिंग कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है एंड इवेंट्स,
इवेंट्स का, घटनाओं का यूज किया जाता है और इसके जरिए एक हिडन मीनिंग को, एक छुपे हुए मतलब को हमारे ऊपर, जनता के ऊपर उजागर किया जाता है। यहाँ पर फीमेल एलिगोरीज वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है इंपीरियलिज्म, ए पॉलिसी इन विच ए पावरफुल कंट्री टेक्स ओवर ए वीकर वन टू कंट्रोल इट्स रिसोर्सेज एंड पीपुल। इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी है जिसकी मदद से एक पावरफुल कंट्री एक कमजोर कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, कब्जा कर लेता है और वहां के कमजोर देश के रिसोर्स और पीपुल को कंट्रोल करता है, अपने फायदे के लिए यूज करता है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में हम लोग यहां पर दो देखेंगे। पहली है मैरी एन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए फीमेल एलिगोरी एंड नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस रिप्रेजेंटिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। मैरी एन का संबंध फ्रांस से है। ये फ्रांस की एक फीमेल एलिगोरी है और साथ ही साथ वहाँ का नेशनल सिंबल भी है। ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का प्रतीक भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जर्मेनिया। ये भी फीमेल एलिगोरी है ऑफ जर्मनी, who wears a crown of oak and represent bravery and heroism। ये जर्मनी की फीमेल एलिगोरी है जिसके सर के ऊपर ओक का मुकुट है, क्राउन ऑफ ओक है और ये बहादुरी और हीरोइज्म को शो करती है। इस सेक्शन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, मैरी एन से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैरी एन इज जनरली डिस्प्लेड विथ ऑनर इन टाउन हॉल्स ऑफ फ्रांस एंड लॉ कोर्ट्स। फ्रांस के टाउन हॉल में और न्यायालय में, कोर्ट्स में मैरी एन को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है पूरे ऑनर के साथ। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको इससे बहुत बहुत हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के चारों सेक्शन के रिवीजन नोट्स कराऊंगा। अभी मैंने आपके साथ जितनी बातें डिस्कस की उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर ये नोट्स मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में और इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हुई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।